हेलो एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मनी का फुल चैप्टर और ये सिर्फ आपकी कुछ ही मिनट्स की वीडियो है। अगर आप इसको देख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं मनी के सारे कंसेप्ट्स की बात करूंगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा और वो वरीड हैं कि अब हम कौन सी बुक रेफ़र करें, हम कौन सा कंटेंट उठाएं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा, इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करी है जिनमें से MCQs आने के पूरे चांसेस हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, एंड तक ज़रूर देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं MCQs के ऊपर भी डिस्कशन करती हूँ। तो आपको कंटेंट पता होने के बाद ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह के MCQs आने के इसमें से चांसेस होते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी मनी की बात होगी तो पहला क्या कंसेप्ट आएगा इसका, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आपको पता ही है कि जब गुड्स हमारे एक्सचेंज होते हैं विद द गुड्स ओनली, इसको हम CC और बोलते हैं, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। वन MCQ रेज हो गया भाई, अनदर नेम इज बार्टर सिस्टम इज CCC, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। अब आता है नेक्स्ट, लिमिटेशंस। क्या हमें लिमिटेशंस फेस करनी पड़ी थी अंडर द बार्टर सिस्टम? खुद सोचो, जब गुड्स लेना है और गुड्स ही देना पड़ेगा, गुड्स एक्सचेंज हो रहे थे विद द गुड्स, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होंगी आपको। प्रीवियस वीडियो में भी जाके देखना, अगर डीप में आपको इनको कंसेप्ट को पढ़ना है, मैंने वहाँ पर भी डिस्कस किया हुआ है। इन शॉर्ट अगर ये वाली वीडियो भी आप मेरी पूरी देख लेते हो तो भी आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके कंसेप्ट। लिमिटेशन, मैंने आपको ये फॉर्म भी बताई थी, DMLSS, दिल्ली में लड़कियां सारी स्मार्ट। लाइन तो आप बिल्कुल ही नहीं भूले होगे जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी होंगी। D4, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि ऐसा होना बहुत ही रेयर होता था जहां पर हमारी वांट्स जो एक दूसरे को चाहिए वो मैच कर जाए, चॉइसेस सेम हो जाए। एंड M, मेजर्स ऑफ वैल्यू, मतलब आप मेजर नहीं कर पाते थे गुड्स को, की वैल्यू नहीं पता लगा पाते थे, ये 10 रुपीज़ की है या 20 रुपीज़ की है। L, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, हॉर्स वाला एग्जाम्पल, कि सपोज अगर मेरे को हॉर्स एक्सचेंज करना है और सपोज किसी को राइस चाहिए तो मैं उसको डिवाइड नहीं करके दे सकती। नेक्स्ट, एस, स्टोर ऑफ वैल्यू, गुड्स पेरिशेबल नेचर के होते थे, उनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते थे। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड इज फॉर फ्यूचर पेमेंट, कि आप फ्यूचर में पेमेंट भी ईजिली नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्लैमिटीज हो सकती थी, आपकी फसल खराब हो सकती थी, तो आप उसको फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते थे। तो लिमिटेशंस, आपको फॉर्म याद हो गई। अब क्वेश्चन कैसा रेज होगा, ऑप्शंस गिवन होंगे चारों, आपको बताना होगा व्हाट इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। नॉट, अगर इनके अलावा कोई और गिवन होगी तो उस पर टिक कर देना। अगर पूछेंगे व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, ये ऑप्शंस गिवन होंगे तो ऑल ऑफ द अबव कर देना। अगर ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई भी आपको गिवन होगी वो आपको उस पर टिक करना है। नेक्स्ट, जब बार्टर सिस्टम हुआ उसके बाद मनी आ गई, क्योंकि आजकल तो हम मनी का यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे, पेटीएम, अब तो हम डिजिटल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो मनी के आने से क्या क्या चेंजेस हुए, तो मनी की डेफिनेशन क्या होती है, इज जनरली एक्सेप्टेड। तो एक क्वेश्चन यहाँ से रेज हो गया कि मनी इज डैश विच इज जनरली acceptable, is further classified into two categories. Second MCQ, money classified into that is primary and सेकेंडरी। जब हम प्राइमरी की बात करेंगे, MMM वाले दोनों कंसेप्ट इसमें आएंगे। मनी प्ले अ रोल ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कभी भी सेल एंड परचेज करना है तो जाके आप कर सकते हो। मेजर ऑफ वैल्यू, अब हमें पता है कि ये 10 रुपये की चीज़ है और ये 100 रुपये की चीज़ है। When on the secondary function, इसमें दोनों SS वाले आएंगे। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप मनी को स्टोर करके रख सकते हो, जैसे हमने अपने बैंक अकाउंट में करी होती है या घर में हमारे मम्माज या फादर ने करी होती हैं। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, आप कभी भी फ्यूचर पेमेंट करके आ सकते हो। तो यहाँ पर हमने 3 कंसेप्ट देखे इस हैंड पे, बार्टर सिस्टम, MCQ, CCC। नेक्स्ट, लिमिटेशन में से MCQs, विच इज not a function of barter system and which is the function of barter system. Money, fill in the blanks, is generally accepted. Classified into two categories, primary, secondary. Primary में MM, medium of exchange and measure of value. तो कुछ भी आप में से इससे पूछ सकते हैं ये। Secondary, SS, store of value and standard of deferred payment.
क्लियर हुआ ये वाला पार्ट पूरा। अब नेक्स्ट क्या आता है, इवोल्यूशन ऑफ मनी। अब धीरे धीरे मनी का कैसे कैसे इवोल्यूशन होता चला गया। इसमें से जो एमसीक्यू आपका बनता है वो ये पूछा जाएगा कि बार्टर सिस्टम के बाद डायरेक्ट कौन सी मनी इवोल्यूट हुई थी। अभी हम बार्टर सिस्टम पढ़ के आए हैं। फर्स्ट देखो कौन सी आई थी, कॉमोडिटी मनी, तो कॉमोडिटी मनी पे टिक कर देना। नेक्स्ट, अब उसके बाद एनिमल मनी आई थी। जब आप एनिमल को एज अ मनी यूज कर रहे थे, कुछ भी लेने जाते थे तो आप अपनी बफेलो सेल कर देते थे। नेक्स्ट, मेटालिक मनी। मेटालिक मनी आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, फुल बॉडीड एंड टोकन कॉइन। फुल बॉडीड जहां पर आपकी फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो क्लियर रखना, फुल बॉडीड फेस वैल्यू क्या इक्वल हो जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू के। टोकन कॉइन जो आप सेल एंड परचेज इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हो। पेपर मनी जो ये हम रुपीज यूज कर रहे हैं, पेपर नोट्स ही तो है ये हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। पेपर मनी आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव। क्रेडिट मनी जो आप उधार पे ले रहे हो, बोरो कर रहे हो। लास्ट, प्लास्टिक मनी जो आप ये कार्ड्स यूज कर रहे हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दीज आर द प्लास्टिक्स मनी, प्लास्टिक के बने होते हैं वो, ठीक है। तो इस पे आगे पे इतने एमसीक्यूज आने के चांसेस नहीं है, बस एक एमसीक्यू आने के चांसेस हो सकता है कि कौन सी मनी आपकी बार्टर सिस्टम के बाद जस्ट आई, कॉमोडिटी मनी। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में एक डेफिनेशन आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में आने के चांसेस हैं कि मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट बिकॉज ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, एंड स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, स्टॉक जब आपने वो कोई चीज़ टैंक के अंदर भर के रख रखी है, दैट इज स्टॉक। वो उसके ऊपर से पानी निकले जा रहा है, फ्लो होता जा रहा है, बह रहा है, दैट इज फ्लो। तो मनी सप्लाई क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है। एक यहाँ से एमसीक्यू रेज हो गया। सेकेंड, मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। वो मनी जो किसने हेल्ड, किसने रख रखी है अपने पास, पब्लिक ने, तो कौन सी नहीं आएगी, जो गवर्नमेंट या फिर कमर्शियल बैंक्स ने रख रखी है, बिकॉज दीज आर द मनी क्रिएटर। और हम सिर्फ मनी सप्लाई में उनकी बात करेंगे जो मनी को यूज करते हैं। और कौन यूज करते हैं, पब्लिक। पब्लिक हम हाउस होल्ड या फिर बिजनेसमैन, ठीक है, इंडिविजुअल्स और बिजनेसमैन। अब लास्ट, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। भाई कैसे कैलकुलेट होगी, क्या इसके मेजर्स होंगे, 4 मेजर्स, अनदर एमसीक्यू, M1, M2, M3, M4। अब बात करेंगे इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, उसके अंदर से भी एमसीक्यूज आने के चांसेस होंगे। M1 इंक्लूड C प्लस DD प्लस OD। C इज फॉर करेंसी एंड कॉइन्स, DD डिमांड डिपॉजिट, OD अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। कॉइन्स एंड करेंसी जो आपके पास रखे होते हैं, डिमांड डिपॉजिट जो आपका इसके अंदर चेक आएगा, जो आप कभी भी जाके ऑन डिमांड हम कभी भी चेक लेके जाके बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। अदर डिपॉजिट्स जो RBI के साथ डिपॉजिट्स रखी हुई हैं किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने, किसी फॉरेन बैंक ने, वो सब। M2, अब देखो M2 किससे स्टार्ट हो रहा है, M1 से स्टार्ट हो रहा है। M1 इंक्लूड सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, मतलब M1 तो आएगा ही, प्लस जो भी आपने पोस्ट ऑफिस के साथ सेविंग्स रखी हुई हैं वो इंक्लूड हो जाएंगी। तो क्वेश्चन रेज होगा कि सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस किसके अंदर आता है, इन M2। नेक्स्ट M3, M1 तो इंक्लूड ही होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि M3 में M2 से मत स्टार्ट कर देना, M1 से ही स्टार्ट होगा। तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। टाइम डिपॉजिट वर्ड आ रहा है, टाइम डिपॉजिट मींस जो आप मैच्योरिटी पीरियड, एक टाइम पीरियड होने के बाद ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, जैसे आपकी FD हो गई, फिक्स डिपॉजिट। M4, अब देखो M2 भी M1 से स्टार्ट हो रहा है, M3 भी M1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन M4 आपका M3 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है आपके साथ कि आप सारे कंसेप्ट में M1 से स्टार्ट करना, लेकिन सिर्फ M4 में आप M3 से स्टार्ट करना। प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। टोटल डिपॉजिट आ गई, तो टोटल डिपॉजिट का मतलब वो सेविंग्स भी हो सकती हैं जो अभी हम यहाँ पर पढ़ के आए, एंड आपकी टाइम डिपॉजिट भी हो सकती है। अब एक और MCQ बनेगा कि व्हाट इज द नैरो कंसेप्ट, दैट इज M1 एंड M2, व्हाट इज ब्रॉड कंसेप्ट M3 एंड
AMP4। तो ये अब हमने MCQs के ऊपर बात करी है। अब आपका सिर्फ ये काम रह गया, आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ, उसमें से MCQs सोल्व करो। सोल्व करने से पहले इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखो, क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। फिर भी आपका कहीं कोई कंसेप्ट रह गया है, वैसे तो मैंने सारा कवर किया है जिसमें से आने के चांसेस होंगे, फिर भी आपको लगता है कि अगर मेरा कोई कंसेप्ट रह गया है, आप एक बार वो बुक में जाके गो थ्रू कर लो, और आपके सारे MCQs जो भी गिवन होंगे वो इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। मैंने आपको फॉर्म्स भी बता दिए हैं कि कैसे एक्सपेक्टेड फॉर्म्स आने के चांसेस होंगे। केस स्टडी भी आ जाए तो भी आप वो केस स्टडी पढ़ के आप मनी में से सॉल्व कर लोगे। क्लियर हुआ होगा गाइज? थैंक यू सो मच।